हेलो, नमस्ते, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट की परीक्षा 18 तारीख से ही शुरू हो रही है, आज से। और यह परीक्षा इस महीने और अगले महीने चलेगी, जिसमें जो आर्ट ऑफ टीचिंग का पेपर है वो दोनों ही पेपर के लिए कंपलसरी है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2। उसकी मैं मैराथन क्लास ले रहा हूँ। आज सेट नंबर 4 लेकर के आपके बीच उपलब्ध हूँ। सेट नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी करा चुके हैं। परीक्षा से पहले एक बार आप जरूर देखें। आज जिनकी परीक्षाएं हैं उनकी शुभकामनाएं। और जो परीक्षा नेक्स्ट डे है या अगले एक महीने, इस महीने और अगले महीने जिनकी एग्जाम है पेपर 1 और 2, वो एक बार जरूर देखें। आर्ट ऑफ टीचिंग कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, बिहार स्टेट 2024 के आर्ट ऑफ टीचिंग मैराथन क्लास सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपके सामने लेते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? तो अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह देंगे, आप सजा देंगे, डांटेंगे, उसकी असफलता का कारण समझेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है डी, बच्चों की असफलता का कारण समझेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि उसकी उत्तर देने में विफलता क्यों हुई। तो उसका कारण जानेंगे, फिर उस कारण को दूर करेंगे तो बच्चा फिर अगली बार सवाल का जवाब देगा। यहाँ डिटेल्स भी कुछ मेंशंस हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें वो उत्तर को सेटिस्फाई करता है। यदि कोई बच्चा कक्षा में असफल होता है तो शिक्षक को प्रायः उसके असफल होने का कारण जानना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी आपको सीखने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। उनकी असफलता का कारण जानने के बाद उसे आसान बनाने में मदद करने, मार्गदर्शन करने और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करके सीखने में सुविधा प्रदान करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी टीचर एक सुविधादाता होता है, फैसिलिटर होता है, सुविधादाता, फैसिलिटर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये उपलब्ध है, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। तो छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग प्रदर्शन, छोटे आदमी का व्याख्यान, चर्चा, चित्रण। तो सही जवाब है सी, चर्चा करते हैं। तो छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें कक्षा में चर्चा विधि का उपयोग करना चाहिए। किस विधि का उपयोग करना चाहिए? चर्चा विधि का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं। इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है हमसे। तो सहकारी शिक्षण का सिद्धांत सकारात्मक श्रुतलेख नहीं है। देखिए, सकारात्मक श्रुतलेख एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सहकारी अधिगम से तात्पर्य है कि सहकारी अधिगम, सह मतलब साथ साथ, से तात्पर्य है ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली के अनुसार सीखते हैं। सहकारी का मतलब ये होता है कि स्वयं और अपने 3-4 लोगों के साथ मिलकर सीख रहे हैं। लेकिन श्रुतलेख में तो सुन के लिखना होता है या सुन के सीखना होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए डैश क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए डैश क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। तो विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए विशिष्ट क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। तो किसी विशेष आपत्ति को लिखने के लिए जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो प्रायः मापने योग्य, कार्रवाई उन्मुख एवं विशिष्ट होना चाहिए। तो विशिष्ट होना चाहिए। ऐसे ही क्रियाओं से उस आपत्ति को जानने में सहायता मिलती है, वो कितना अधिक या कम है। चलिए ऑप्शन सी, विशिष्ट। अगला सवाल लेते हैं। किस कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है? तो अनुक्रम जो स्थापित करते हैं वो किस कार्य के लिए करते हैं? तो उसके लिए उद्देश्य है। तो किसी कार्य का क्रम स्थापित करने में जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। भ्रमण विधि का विकास। भ्रमण विधि का विकास क्या है? तो एक सहयोगात्मक है, रचनात्मक है, प्रत्यक्ष है, उपयुक्त सभी है। तो भ्रमण विधि का विकास सहयोगात्मक अभिवृत्ति, रचनात्मक शंका एवं प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। यानी जब आप किसी बच्चे को भ्रमण के जैसे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाया, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने पढ़ाया, तो आप उस बच्चे को ले जाके दिखा देंगे तो उसके अंदर रचनात्मक, सहयोगात्मक और प्रत्यक्ष सारे ज्ञान मिलेंगे। ऑप्शन डी इज द सही आंसर। अगला सवाल लेते हैं। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है।
सभी बच्चे में सीखने की क्षमता खुली है, यह बात किसने बताई? तो सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, यह फ्रेडरिक फ्रॉबल द्वारा कहा गया था। फ्रॉबल एक जर्मन शिक्षक थे, इन्होंने किंडरगार्टन विधि का आविष्कार किया। किंडरगार्टन विधि का आविष्कार किसने किया? फ्रॉबल ने, यह भी पूछा जा सकता है, फ्रेडरिक फ्रॉबल। और फ्रॉबल एक जर्मन शिक्षक थे, ये कहाँ के थे? तो जर्मन के रहने वाले थे। बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है, इन्होंने ही कहा, फ्रॉबल। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है, तो क्या नहीं है? इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो शिक्षण विधियां, शिक्षक, छात्र, सामग्री। तो शिक्षण विधियां इज द करेक्ट ऑप्शन। शिक्षण विधियां त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। त्रिध्रुवीय या 3 आयामी को जॉन डेवी द्वारा बताया गया था। त्रिध्रुवीय प्रोसेस को जॉन डेवी द्वारा बताया गया। इसमें 3 चीजें शामिल होती है, शिक्षक, याद रखिएगा, छात्र और कंटेंट, सामग्री। यानी कि त्रिध्रुवीय व्यवस्था में 3 लोग होते हैं और वो यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से दिया गया। पहला शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा कंटेंट। देखिए फर्स्ट में होते हैं शिक्षक, उसके बाद हम लेते हैं कंटेंट जो कि उसी को पढ़ाना है, और हमारा बच्चा होता है, स्टूडेंट। 3 चीज होती। अगला सवाल लेते हैं, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना क्या कहलाती? तो दोस्तों ये पाठ योजना कहलाती। तो शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए बनाई गई योजना पाठ योजना कहलाती। तो पाठ योजना बनाना बहुत जरूरी है। डेविस एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षाविद थे, उन्होंने कहा कि जब भी आप क्लास जाते हो तो सबसे पहले क्लास में कल क्या पढ़ाएंगे उसकी योजना पहले तैयार कर लेनी चाहिए। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक की तैयारी हो, पाठ योजना है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इस सवाल में शैली, प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो शैली, प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान फ्रेडरिक फ्रॉबल का था। फ्रेडरिक फ्रॉबल बच्चों में खेल विधि से सिखाने की जो आइडियाज था वो फ्रेडरिक फ्रॉबल का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रारंभिक बचपन में विकास और सोच डैश होता था, जबकि मध्य बचपन में विकास और सोच डैश होता है। तो प्रारंभिक बचपन में विकास और सोच क्या होता है और मध्य बचपन में? तो देखिए जो प्रारंभिक अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, उसमें वृद्धि धीमी होती है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे अभी अभी अपने आसपास की दुनिया और उसमें अपने स्थान के बारे में सीख रहे हैं। उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई हो सकती है और वो अपनी जरूरतों और इच्छाओं को और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जबकि आप अगर मध्य लाइफ में चलते हैं तो मध्य वाले अवस्था में वृद्धि स्थिर होती है और सोच अधिक तार्किक हो जाती है। तो जो वृद्धि होती है वो स्थिर होती है और सोच क्या हो जाती है? अधिक तार्किक हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे अधिक अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उनमें अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकसित होने लगती है। तो आयोग जो इसका उत्तर दिया था वो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी में दिया है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? तो विकल्प सी कहता है स्थिर है, कुछ हद तक अहम केंद्रित है, धीमा है, तार्किक है। क्लियर है? जबकि स्टार्टिंग में धीमा, कुछ हद तक अंत केंद्रित, स्थिर और तार्किक। ऑप्शन बी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन सी दिए आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व परिचालन अवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक स्थिति जिसे केंद्रीकरण या सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं, केंद्रीकरण। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है, वो है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रेशन। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य छात्रों को फीडबैक प्रदान करना। तो ऑप्शन फीडबैक, छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल्स में देख लेते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनके सीखने में सुधार के लिए किया जा सकता है। एक शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन तथा सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए कर सकता है। यदि सीखने के लिए मूल्यांकन का उदाहरण से समझे, यदि खाना पकाने के दौरान कोई रसपान करता है तो यह सीखने के लिए मूल्यांकन के समान हो सकता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं 14 नंबर। नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। नैदानिक मूल्यांकन क्या सुनिश्चित करता है? तो नैदानिक मूल्यांकन निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या यानी प्रगति और विफलता को
सुनिश्चित करता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं 15 नंबर। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? या कौन सा कथन स्टेटमेंट देंगे? वे छात्र को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं, वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सही है, सभी सही है। क्यों? क्योंकि शिक्षक सहायक सामग्री जो है वो सीखने में तो मदद करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ पर एक मैं हूँ कॉर्नर में, हमारे पास ये लिखने का तरीका है, लैपटॉप, पेन, टैब या कोई प्रोजेक्टर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो चीज़ें हैं दिलचस्प बना रहे हैं। इस तरह से वीडियो फॉर्मेट में आप ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। तो उपयुक्त सभी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ कई किताबें रखी गई है, कई खिलौने रखे गए हैं, कई कपड़े रखे गए हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, कई किताबें रखेंगे। पुस्तकालय वो स्थान जहाँ कई प्रकार की किताबें रखी जाती है। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? तो चलिए, तो हॉलक्विस्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं के एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन विज्ञान का लिखित रूप है। सामान्य पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी विषय या पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी शामिल होती है जिसकी छात्रों को उनके शैक्षणिक वर्षों में आवश्यकता होती है। संदर्भ पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी या विशेष रूप से व्यवस्थित जानकारी होती है। संदर्भ पुस्तकें विश्वसनीय, प्रामाणिक होती है और विभिन्न रूपों में पाई जा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो संदर्भ पुस्तकें और पाठ्य पुस्तक, ए और बी दोनों। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है? सहानुभूति होना ही चाहिए, संचार व्यवस्था होना ही चाहिए, रचनात्मकता तो शिक्षक में। ईर्ष्या, ये क्या होता है? ईर्ष्या ये वो होता है जलन। ईर्ष्या एक अच्छे शिक्षक का गुण नहीं होता। शिक्षक एक व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के प्रभावी संरक्षण से संबंधित एक प्रक्रिया, और यह उन तरीकों को सीमित या बढ़ाता है जिससे शिक्षार्थी कल्पनाओं और विचारों को सीखते हैं या आत्मसात करते हैं। एक अच्छे शिक्षक का निम्न गुण होना चाहिए। तो एक आइडियल टीचर का जो गुण होता है वो क्या होना चाहिए? निष्ठावान और समर्पित हो, अच्छा संप्रेषण कौशल हो, सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष हो, विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखे, एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा श्रोता भी। अगला सवाल लेते हैं, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? एक शिक्षक के व्यक्तिगत गुण में उनकी संवेदनशीलता शिक्षण को प्रभावित करता है। संवेदनशीलता। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो छात्रों को स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, यही द करेक्ट आंसर। छात्रों को जानकारी देना नहीं, छात्रों को उनकी समस्याओं को समाधान करने में मदद करना नहीं। देखिए, उच्च शिक्षा में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वहाँ शिक्षक अगर उनको स्वयं करने के लिए बढ़ावा देंगे तो खुद से रिसर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं। अगला सवाल 21 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा, परीक्षण, माप। तो संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, संचय रिकॉर्ड। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। कोई प्रोजेक्ट काम किए वो मूल्यांकन के लिए नहीं है। रेटिंग स्केल है, जांच सूची है, संचय रिकॉर्ड है। मूल्यांकन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक उपकरण के रूप में कार्य नहीं करता। मूल्यांकन उपकरण के सामान्य प्रारूपों में चेकलिस्ट, संख्यात्मक रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल होते हैं। अगला सवाल 23 नंबर, पोर्टफोलियो का एक उपकरण है। पोर्टफोलियो एक उपकरण है, बिल्कुल, कार्यों को संग्रहण करता है। समय की अवधि एवं छात्रों के कार्यों का संग्रहण, समय की अवधि एवं छात्र के अंकों का संग्रहण, समय की अवधि एवं छात्र के ग्रेड का संग्रहण, उपयुक्त सभी। तो पोर्टफोलियो एक ऐसा उपकरण है जो समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, खेल का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खेल का उद्देश्य शारीरिक और नैतिक दोनों विकास होता है, उपयुक्त दोनों, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर सवाल है, मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है।
मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका को निभाता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी, विद्यार्थी की आवश्यकता। तो पाठ्यक्रम के विकास में मनोविज्ञान आधार पर अपनी भूमिका छात्रों की जरूरत को ध्यान में रखकर निभाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करते हैं कि छात्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से कैसे सीखते और विकसित होते। तो मनोवैज्ञानिक आधार जो है अपनी छात्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, यानी कि विद्यार्थी की आवश्यकता। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल 26, भारतीय समाज की विशेषता है। तो भारतीय समाज की विशेषता कैसी है? खुला, रूढ़िवादी गलत, अवैज्ञानिक गलत, स्तरीकृत गलत, खुला है। हमारा जो समाज की विशेषता वो खुला, ओपन है। भारतीय समाज की विशेषता में से एक है कि भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जो जातीय, भाषाएं, धार्मिक और जातिगत विभाजन की भीड़ की विशेषता है। इस पे ग्रामीण, शहरी, आदिवासी समाज और भारतीय के लोकाचार वाले वर्गों में रहने वाले लोग शामिल हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें हम अनेकता में एकता पाते हैं। विभिन्न जातियों और पंथों, धर्मों और क्षेत्रों के मान्यताओं के लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो खुला व्यवस्था हमारे यहाँ, ओपन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पाने का कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पाने का कारण नहीं है? तो मानसिक द्वंद्व, याद रखने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, उपयुक्त सभी। तो भूलना दीर्घकालिक स्मृति भंडारण से जानकारी को पुनः प्राप्त करने में विफलता है। कभी कभी हम सोचते हैं उसे वास्तविक अर्थों में भुला दिया जाता, उसे भुलाया नहीं जाता क्योंकि इसे कभी भी एनकोड नहीं किया गया था और पहले स्थान पर संग्रहित किया गया था। भूलने का कई कारण हो सकता है, मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, हस्तक्षेप, दायित्व, दामित यादें आदि। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि निम्नलिखित में कौन सा पाने का कारण नहीं है? तो तीनों है। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो अधिगम नए व्यवहार का अर्जन या अनुभव के परिणाम के रूप में पुराने व्यवहार को मजबूत करना या कमजोर करना है। इसका परिणाम व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा, परिपक्वता, शिक्षण रणनीतियां, बुद्धि, रुचि, तत्परता, शिक्षार्थी का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, उद्देश्य निर्माण अधिगम को प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। तो बुद्धिमत्ता, रुचि, तत्परता ये तो प्रभावित करता ही करता है। लक्ष्य निर्धारण, अधिगम। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक से अगर समझें तो क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो बुद्धिमत्ता तो प्रभावित ही करेगा, रुचि तो करेगा ही करेगा, तत्परता ये भी करेगी, लक्ष्य निर्धारण ये नहीं करता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा। श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा क्या है? बहुसंवेदी, केवल ऑडियो, केवल दृश्य। श्रव्य दृश्य यानी सुनना भी देखना भी, तो बहुसंवेदी। वे साधन जिनमें हम आंख से देख सकते हैं, कानों से उनसे संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं। ये प्रक्रियाएं जिनमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रियां सक्रिय होकर भाग लेती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। यह एक बहुसंवेदी सुविधा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कह रहा है श्रव्य यानी सुनना, दृश्य माने देखना। तो दोनों व्यवस्था जिसमें हो, जैसे कि मान लीजिए प्रोजेक्टर, जब हम चलाते हैं प्रोजेक्टर या टीवी, तो देखते भी है और सुनते भी है। चलिए अगला सवाल, डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है डायनेस ब्लॉक, जो शिक्षक को एक विशिष्ट पाठ या इकाई के शिक्षक को रोचक बनाने में मदद करता है। गणित शिक्षण में डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। इसे बहु आधार अंकगणितीय ब्लॉक MAB के रूप में भी जाना जाता है। तो जोड़, घटाव, उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैथ में यूज करते हैं। चलिए 30 सवाल जो होता है वो आर्ट ऑफ टीचिंग से होता है और फिर 10 सवाल होता है जनरल स्टडीज से, इसमें 5 GS और 5 एनवायरनमेंट से। उसके बाद 10 सवाल जो होते हैं उसमें से 5 मैथ के, 5 रीजनिंग के। तो 31 नंबर सवाल जो कि GS से आएगा, लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम। तो जो भारत है
यहाँ से मानसून आती है, ये मानसून इसीलिए केरल के तट पे टकरा जाती है, तो ये हो गया दक्षिण यानी साउथ, और ये इधर मूव कर रही है यानी कि पश्चिम, इधर से जा रही है तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम, तो ये एरिया हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया साउथ। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो दोस्तों सबसे अधिक चीन में है, और भारत दूसरा तथा अमेरिका तीसरे स्थान पर है। तो सबसे अधिक किस में है? चीन में, भारत दूसरे नंबर पर है और यूएस तीसरे नंबर पर। 3, 2, 1, तो सही जवाब चीन। अगला सवाल, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, जिसके नाम पर पटना एन कॉलेज है, तो इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था बिहार में। CERT की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो CERT क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने सभी सेवा प्रदत्त मध्यस्थ डाटा सेंटर प्रदाताओं, कॉरपोरेट और सरकारी संगठन को साइबर घटनाओं का पता चलने के 6 घंटे के अंदर, इतने 6 घंटे के भीतर आपको रिपोर्ट देना है, तब उस पर काम किया जाएगा। अगला सवाल है, कांस्य एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जाती है? यस, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, अथवा तांबा और टीन के योग से बनाई जाती है। तो तांबा और टीन या तांबे और जस्ते, तो ऑप्शन जस्ता और टीन। क्लियर है? तांबे और टीन के योग से बनाई जाती है, तांबे या जस्ते, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर बी है टीन और कॉपर, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनना है। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 100 kg होता है। एक वयस्क हाथी का एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है। हाथी बहुत आराम नहीं करते हुए दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। तो हाथी के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है? सही कथन है कि 3 महीने के हाथी का वजन करीब 200 किलो होता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर 100 किलो होता है, तो गलत हो गया। अगला जो स्टेटमेंट है वो कहता है एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियां खाते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकते थे, ये भी गलत ऑप्शन है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते और दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही सोते हैं। हाथियाँ कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो ज़्यादा आराम नहीं करते, हाथी बहुत आराम नहीं करते, वह दिनों में केवल 2-4 घंटे सोते हैं, सही है। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, ये सही है। तो सी और डी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला सवाल, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्षों की सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से चुने। मधुमक्खी एशियाई उपमहाद्वीप की जन्मजात एक उड़ने वाली कीट है। मधुमक्खियां लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती है। ये अक्टूबर से दिसंबर तक, तो बिहार के अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ फैलता है, जिस टाइम हमारे सरसों वगैरह की खेती होती है, अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर को पढ़े और सही विकल्प चुने। दबाव डालने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराण्विक स्थान कम हो जाते हैं और ये संपीड़ित हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, ए और आर दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या करें, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। सॉरी, दबाव डालने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस को दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराण्विक स्थान कम हो जाता है। देखिए स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित ए और बी पर विचार करें। मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती है। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है, बिल्कुल सही बात है। मनाली हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में वर्षा और बर्फबारी होती है। तो मनाली में घर लकड़ी के होते हैं और पत्थर के भी होते हैं, लेकिन बांस के खंभों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बांस के खंभा का उपयोग नहीं किए जाते हैं, तो लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस और खंभे की तिरछी छतें बनाई जाती है। मनाली में बहुत अधिक बारिश होती है। तो स्टेटमेंट जो है एक सही है और दूसरा गलत है। तो अब
ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों करता है, वह चुने जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं है। तो बच्चों में गणित की प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में गतिविधि करता है, वो हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करता है जो सत्रांत परीक्षा में कक्षा में सर्वोच्च अंक लाता है। ठीक है, तो अपनी कक्षा में गणित का कॉर्नर नहीं, वो हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करता है जो सत्रांत परीक्षा में कक्षा में उच्चतम अंक लाते हैं। अगला सवाल है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? यह बच्चे को रचनात्मक बनाने में मदद करता है, यह बच्चे को कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, यह सदैव अभिसारी होता है। सही विकल्प चुने। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। यह बच्चे को रचनात्मक बनाने में मदद करते हैं, यह सही बात है। यह बच्चे की कल्पनाशीलता विकसित करने में मदद करते हैं, यह भी सही बात है। यह निर्गुणात्मक तर्क पर आधारित है, यह भी सही बात है। और यह अपसारी होता है, तो सदैव अभिसारी नहीं होता, अपसारी होता है। तो ए और बी और सही, तीनों ऑप्शन सही है। बी सही जवाब है, डी गलत है। तो डी ऑप्शन सही है, डी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है? तो जाहिर सी बात है, भारत के बिहार के आर्यभट्ट ने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट द्वारा लिखित एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें खगोल विज्ञान और गणित का सारांश है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इस सेट की सीरीज आज खत्म होती है। अगला सेट आपको अभी जल्द ही मिलेगी, कल या शाम तक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप एक सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। तो दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।